आजकल स्टूडेंट्स को इस्लामिक एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन देना क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है? ताकि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ आए। हमें सिर्फ मौलवी, हाफिज़, मुहद्दिस इन्हीं की ज़रूरत है, यकीनन है। हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए जो ब्लड टेस्ट के नाम पे लोगों का खून न चूसें। हमें ऐसे सेल्समैन की ज़रूरत है जो उस चीज़ की कमी ना बताकर सिर्फ एडवांटेज बताकर चीज़ें हम किसी पे थोप दें। हमें एक सब्जी वाला भी चाहिए तो वो भी ईमानदार चाहिए। तो इन सब जगहों पर ईमानदारी, सिविक सेंस और मॉरल वैल्यूज़ वो ऐड करता है हमारा दीनी इस्लाम एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन इसलिए कि दुनिया के अंदर आज हमें रहना है और हमें एक प्रोग्रेस चाहिए। हमारे आइडियल मुफ्ती शमाइल साहब नदवी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दोनों तालीम हासिल की, तो आज वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Islam is not convenience. Islam is not selective obedience. Islam is surrender, complete surrender. बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश तो सीख लेते हैं लेकिन उनके अंदर एक कमी होती है, हेजिटेशन। ये हेजिटेशन की दो रीज़न मैं मानता हूँ। आप इंग्लिश टीचर होने के साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी है, तो माशाल्लाह। आपकी दुआ है। आज के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है आपको? कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस या कुछ और? कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस तो पहले बच्चों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज के जो मेन प्रॉब्लम है वो है टीचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? इसमें इंटरेस्ट कैसा है आपका? टीचिंग मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक्चुअली ये हमारी प्रोफेटिक लेगेसी है। फलाह दारीन की मीनिंग क्या है? दोनों जहाँ की कामयाबी, दुनिया और आखिरत। इंग्लिश या हिंदी? हिंदी फॉर हार्ट, इंग्लिश फॉर माइंड। आज की जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे बेटर क्वालिटी क्या नज़र आती है? बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने की आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी काफ़ी यूनिक है, जो एक इंग्लिश टीचर हैं और स्कूल में एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी एक्टिव रोल रखते हैं, साथ ही इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आज के कन्वर्सेशन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं रहेगी। हम बात करेंगे इंग्लिश लर्निंग, टीचिंग, स्टूडेंट्स, मॉडर्न एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन, वैल्यूज़, टेक्नोलॉजी और आज की जनरेशन के बारे में। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, मौलाना शाहिद साहब। वेलकम टू जुनैद ज़हीरी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच जुनैद भाई, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। जी जी। एंड सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ और ताकि न्यू जनरेशन और यूथ को कुछ फ़ायदा हासिल हो। तो आई एम रियली थैंकफुल, एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट कन्वर्सेशन टुडे। थैंक यू सर, सबसे पहले आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में। आपकी ये टीचिंग जर्नी और एजुकेशन कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद ज़ाहिरी। मेरी एजुकेशनल जर्नी दीनी तालीम से स्टार्ट हुई। मैंने मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से आलिमत का कोर्स किया। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में मैंने एक कदम रखा, तो दीनी तालीम ने मुझे वैल्यूज़, एथिक्स और इंटेलेक्चुअल चीज़ें, बहुत चीज़ें सिखाई, डेप्थ में सिखाई। और इंग्लिश लिटरेचर ने मुझे ग्लोबल कम्युनिकेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया। तो यही सफ़र था। इजी तो नहीं था बट स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अनफोल्ड होती गई और फिर मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब एक स्कूल में एज एन इंग्लिश टीचर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ सिंस 2017 अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो आपके इस्लामिक एनवायरनमेंट था आपको घर से मिला या आप ही ने इस एजुकेशन को फर्दर स्टडी किया? इस्लामिक इस्लाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन से मिला। हमारी जो दादी थी वो एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती थी जो घराना अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से ही दीनी तालीम में रुझान, कुरान करीम, नमाज, सोम सलात का पाबंद। तो वहीं से हमारे वालिद साहब के अंदर चीज़ें आईं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इसी की बरकत है कि 7 से 8 कुरान हाफिज़ हैं, कारी हैं और दीनी उलूम में काफ़ी रुझान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं कहूँगा, इसका मैं क्रेडिट डायरेक्टली अगर मैं देना चाहूँ तो मेरी दादी जी को जाता है। यकीनन वो अल्हम्दुलिल्लाह दीन के अंदर बहुत रग़बत थी उनको, तो उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा घराना दीनी तालीम से वाबस्ता है। तो इंग्लिश की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअली जब मैं मज़ाहिर उलूम में तालीम हासिल कर रहा था तो मैंने
क्लासिकल स्टडी और बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी, तो मुझे ये मालूम हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि अपनी बात को, अपनी पैगाम को और अपने थॉट को दूसरों तक पहुंचाने का एक ग्लोबल मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में इंग्लिश वो ग्लोबल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आप अपनी बात दूसरों तक इजीली पहुंचा सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह है, पूरी दुनिया में है और ये हर जगह बोली जा रही है। तो ये सबसे आसान तरीका था अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का। इंग्लिश जैसा कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। Yeah, तो सर आप क्या कर रहे हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए? क्या स्टेप्स है आपके जिसलिए आपने इंग्लिश को सीखा? तो अब क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी उसी चीज़ को एक एज अ वेपन यूज़ करके मैं एक स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, ताकि हमारी न्यू जनरेशन, न्यू यूथ को मैं वो इस फील्ड में वो चीज़ें सिखाऊं ताकि वो एक मॉडर्न दुनिया के अंदर एक कॉन्फिडेंट स्टेप ले सके। तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई हैव बीन टीचिंग एट फलाह दारियन मॉडर्न स्कूल भारापुर सिंस 2017 एज अ असिस्टेंट टीचर। तो मैं उसी में अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ हूँ आपकी दुआओं से। आपने इंग्लिश सीखने के लिए क्या अप्रोच फॉलो की? कोई टीचर थे या कोई स्पेसिफिक बुक थी? किस तरह से आपने इंग्लिश को सीखा? स्टार्टिंग में मुझे क्यूरियोसिटी हुई मज़ाहिर में पढ़ते हुए, बहुत मज़ाहिर के दरवाजे के पे बाहर बहुत सारी स्पीकिंग कोर्स वगैरह, ये तो स्टार्टिंग तो मैंने वहाँ से की। बट जब मैं स्कूल में आया तो मुझे अपॉइंट किया गया था एज एन उर्दू टीचर स्कूल में। चूँकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामिक स्कूल है, प्ले टू 12th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पर मुझे उर्दू पढ़ाने का मौका मिला। तो वहीं पर रहते हुए मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, एक छोटा सा। मास्टर वसीम सर है हमारे, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इज़ अ ग्रेट टीचर, मेरे मेंटोर भी हैं बहुत ज़बरदस्त और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, उनसे मैंने सीखा। बट फिर लॉकडाउन आया तो मैंने कोई ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर को उस पर डिपेंड होने के बजाय मैंने बहुत इंटीग्रेटिव लर्निंग अप्रोच अपनाई कि मैं डेली वोकेबलरी, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करके डेली छोटी छोटी प्रैक्टिस करूँ। और वॉट एवर आई लर्न आई टॉट एट स्कूल टू द स्टूडेंट्स, तो जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। जो कुछ मैंने सीखा वो स्कूल में मैं उसको अप्लाई करता गया, तो इट्स रियली हेल्प मी अ लॉट इम्प्रूव माई इंग्लिश। स्कूल में टीचिंग कर? यस, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। आपका टीचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? इसमें इंटरेस्ट कैसा है आपका? टीचिंग मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक्चुअली ये हमारी प्रोफेटिक लेगेसी है, हमारी अंबिया की सुन्नत है और मेरे लिए एक नोबल मिशन है। क्योंकि हमने जब मदरसे में पढ़ते थे तो हमने वहाँ पर अरबिक ग्रामर बहुत डीपली पढ़ी थी। तो वहाँ पर जो हमने अपने असातिज़ा और टीचर से सीखा, वहाँ के उनके जो डेडिकेशन था, उनके अंदर ये लगन थी कि यार ये चीज़ मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। और ये हमारे नबी का फरमान भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि बेहतरीन शख्स है जो सीखे और सिखाए। तो ये अप्रोच थी मेरी स्टार्टिंग से ही कि यार जो कुछ सीख रहा हूँ ये मैं अपनी न्यू जनरेशन को अगर मैं सिखाऊं तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो इंग्लिश को लेकर उनके अंदर एक डर है, एक हमारे ट्रेडिशनल बैकग्राउंड बच्चों के अंदर एक इंग्लिश को लेकर डर होता है, तो मैंने कहा यार ये डर उनका ख़त्म हो सके और वो इस पे किसी तरीके के काबू पा सके। तो इस सोच को लेकर मैंने अपना टीचिंग जर्नी स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी में हूँ अभी तक। जैसे कि आपने अभी कुरान शरीफ की आयत का जिक्र किया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, शायद हदीस है। तो इसमें कुरान का जिक्र है कि अगर जो कुरान को सीखे सिखाए बेहतरीन शख्स वो है। तो सिर्फ कुरान को सीखे सिखाए वही बेहतरीन शख्स है, या अगर कोई भी किसी भी फील्ड में, साइंस वगैरह की फील्ड में भी अगर कोई सीखता है दूसरों को सिखाता है वो भी बेहतरीन शख्स हो सकता है उस नज़रिए में, या सिर्फ कुरान के लिए कहा गया है? असल में क्या है ना, दीनी तालीम कुरान की जो सबसे पहले आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो उसमें आपने गौर किया होगा, अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ो उस रब का नाम लेकर जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अगर देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें दीनी तालीम को कहा गया, क्योंकि हमें जो कहा गया उस दीन, उस इल्म को हासिल करो जिस इल्म के ज़रिए आप अपने रब को पहचान सकें, अपने रब को पहचान सकें। मैं ये बोल रहा हूँ दीनी तालीम हमारे लिए एथिक्स, वैल्यूज़ हमारी लाइफ में ऐड करती हैं और हमें इंग्लिश एक पंख देती है ताकि हम उसको माध्यम बनाकर
हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सके। तो यकीनन अगर किसी, असल में इंटेंट के ऊपर बात है कि जिसने हमने कोई भी काम किया उसकी इंटेंशन कैसी है। अगर मेरी इंटेंशन ये है कि मैं फेम हासिल करूं, मुझे पैसा मिल जाए, तो फिर मैं चाहे कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, शायद कुरान पढ़ाने का मुझे स्वभाव ना मिले क्योंकि मेरी इंटेंशन गलत है। तो अगर मेरी इंटेंट ये है कि मैं अपने बच्चों को इस काबिल बनाऊं कि दुनिया के किसी फील्ड में जाकर वो कम से कम लैंग्वेज को एक माध्यम बनाकर अपनी बात आगे तक पहुंचा सके, चाहे वो कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, तो अगर मैं इस इंटेंट के साथ कुछ भी सिखाता हूं तो मैं उसी, यकीन माने, मैं उन्हीं कैटेगरी में आऊँगा कि जो शख्स सिखाए और सीखे वो सबसे बेहतरीन शख्स है। इन्नमल इन्नमल बिन्नियात, अगर मैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ। आज के टाइम में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो क्या ये करियर के लिए ज़रूरी है? एक्चुअली क्या है ना, आज के दौर में इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी टूल और प्रोफेशनल ब्रिज बन चुका है सबके लिए। आप हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशरी सिस्टम, हर जगह इंग्लिश डोमिनेट कर रही है। और आप इंडिया में कहीं पर भी जाएं, 10 से 15 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ऐसे वक्त में इंग्लिश एक न्यूट्रल कनेक्टिव लैंग्वेज का काम करती है कि आप इसको लेकर कहीं पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो इसीलिए इट्स नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ प्रोफेशनल टूल, इट्स हमारे लिए एक ब्रिज बन चुका कि हम इसके माध्यम से बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ लैंग्वेज की तक लिमिट तक महदूद नहीं रही अब जाए, लोग इसको अपना के सीख के बहुत करियर बना रहे हैं अपना। तो यकीनन, जबकि है जस्ट एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, बट ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे लोग अपने, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरे भी उनसे सीख पाते हैं, वो भी फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है सबसे बड़ी। इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप यकीन करना खुद में बहुत अच्छे, प्राउड या कह लीजिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपके वो हेजिटेशन नहीं होगी कि यार मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ। सपोज दैट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट you don't know how to spread it, you have no any communication skill, so how can you do it? एक्सप्रेस है कैसे करना है, अगर किसी नहीं जानते तो। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आई थिंक ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखना इसलिए भी ज़रूरी है। वही वर्ड्स की अल्फाज का मुआद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश तो सीख लेते हैं लेकिन उनके अंदर एक कमी होती है, हेजिटेशन। तो इस हेजिटेशन को कैसे दूर करें? ये हेजिटेशन की मैं दो रीज़न मैं मानता हूँ। एक तो है जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट, कि यार लोग क्या सोचेंगे। मैंने अगर एरर्स कर दिए, बोलने में मिस्टेक्स कर दी, मैंने अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे। एक तो ये फियर ऑफ जजमेंट, लोग मुझे जज करेंगे। दूसरा है ट्रांसलेशन ट्रैप। हम क्या करते हैं, बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश हम हर चीज़ को माइंड में ट्रांसलेट करते हैं, माइंड में, हिंदी में, उर्दू में, पहले माइंड में सोचते हैं, देन वी स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो इस गैप के अंदर कहीं ना कहीं हेजिटेशन आ जाती है। तो जस्ट स्टार्ट विद स्पीकिंग। आपको सोचना नहीं है, आपको डेली वोकैबुलरी स्टार्ट करनी है, छोटे छोटे फ्रेजेस, फ्रेजल सेंटेंसेस बोलने हैं, नॉट अ लॉन्ग सेंटेंस, और डेली प्रैक्टिस करनी है। यानी फोकस ऑन प्रैक्टिस, नॉट अ परफेक्शन। जब तक आप परफेक्शन की तरफ नहीं, प्रैक्टिस और अपने कम्युनिकेशन पर काम करेंगे, इंशाल्लाह परफेक्शन पे धीरे धीरे आएगा ही। वोकैबुलरी का कितना बड़ा रोल रहता है? बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कि वोकैबुलरी एक मेन टूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर मुझे इंग्लिश के ग्रामर्स, रूल्स, स्ट्रक्चर, लॉजिक्स आते हैं बट मुझे नहीं मालूम कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं कैसे बोलूँगा इसको इंग्लिश में? सर जुनैद भाई, कैन आई गेट योर दिस, व्हाट इज दिस? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वोकैबुलरी ज़रूर सीखें, और इसका ये बेनिफिट होगा कि इंग्लिश वोकैबुलरी आप हिंदी बोलते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अपना सनग्लास दे सकते हैं प्लीज़, आप अपने चेयर, मुझे कुछ भी आप बोलें, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन हिंदी आप इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक वोकैबुलरी इज मस्ट। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है जी, तो उसको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली वही जो मैंने भी बताया, सबसे पहले तो वो अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करें।
हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग वोकेबलरी है। देखो वोकेबलरी हज़ारों लाखों की तादाद में है, लेकिन हमें उन वोकेबलरी पर फोकस करना है जो हमारी डेली यूज़ में काम आती हैं, जो हमारी आसपास हैं। सबसे पहले वोकेबलरी, फिर आप छोटे छोटे सेंटेंस, नॉट अ लॉन्ग सेंटेंस, जस्ट शॉर्ट फ्रेज, हाउ आर यू, साउंड्स गुड, लेट मी चेक, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलकर वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। और फिर मिरर के सामने खड़ा होकर या अकेले में, जब भी वो अकेला हो, तो तू 2 से 3 मिनट अपने डेली रूटीन को बोले कि मैंने आज क्या क्या किया है। इंग्लिश में बोले, बिल्कुल एरर और मिस्टेक्स की तरफ आप ध्यान ही ना दें। देखो इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक्स, इट प्रूव दैट यू आर ट्राइंग टू स्पीक। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो चलने वाले ही गिरते हैं। बिल्कुल। हम अगर गलती कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इस बात का सबूत दे रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि जस्ट ट्राई टू स्पीक wherever you are in the class, at home, with your siblings, with your friend circles, just try to speak in English. इंग्लिश ग्रामर ज़रूरी है या स्पीकिंग, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर मैं साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, ग्रामर इज जस्ट 20%, प्रैक्टिस इज 80%। डेफिनेटली। इसलिए कि देखो आप किसी भी चीज़ के फॉर्मूले को सीखकर उस चीज़ को रियल में अप्लाई नहीं बना सकते। सपोज दैट अगर मैंने स्विमिंग सीख ली बुक से, तो मैं स्विमिंग करना नहीं सीख सकता जब तक कि मुझे पूल में ना उतरूँ, मैं उस पानी में ना उतरूँ। ऐसे ही मैंने अगर ग्रामर सीख ली, लॉजिक सीख लिए, बट मैं बोल नहीं रहा। आप यूँ सोच लीजिए, आप यूँ कह सकते हैं आपके ग्रामर एक फ्रेमवर्क है, वो हमें स्ट्रक्चर देते हैं, एरर्स को ठीक करने के काम आती है, बट स्पीकिंग इज मस्ट। 80% जो रोल अदा करती है लैंग्वेज में, वो स्पीकिंग प्रैक्टिस है। तो डेफिनेटली ग्रामर हमें सिर्फ फ्रेमवर्क दे सकते हैं, बट हमें काम स्पीकिंग पे करना है। तो एक स्टूडेंट के अंदर जो फेयर ऑफ मिस्टेक होता है, उसको कैसे ओवरकम करेगा? एक्सेप्ट अ मिस्टेक एंड फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। कि आपको क्या करना है, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना कि हम मिस्टेक्स होगी। देखो इंसान अपनी मदर टंग के अलावा कोई भी लैंग्वेज सीख ले तो वो विदाउट एनी एरर नहीं सीख सकता। इसलिए कि मिस्टेक्स ये हमें इस बात का सबूत देती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ मिस्टेक्स को आप, अगर हमें कोई अंग्रेज आके इंडिया, क्योंकि स्पीकिंग में क्या होता है जुनैद भाई, अंडरस्टैंडिंग चलती है। आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे। स्पीकिंग में एरर्स अलाउड है, रिटर्न में नहीं होते। रिटर्न में आप किसी डीएम को या किसी को भी एक लेटर लिखें तो आप एरर नहीं छोड़ सकते, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। स्पीकिंग में मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत ज्यादा होता है। आप गलतियां कर सकते हैं क्योंकि सामने वाला आपके थॉट को जानना चाहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। अगर कोई फॉरेन कंट्री का हिंदी में या किसी अदर कंट्री का इंग्लिश में, जो टूटी फूटी इंग्लिश में आके अपना एड्रेस पूछ रहा है, तो हम वहाँ पर उनकी ग्रामर ठीक नहीं कराएंगे, डेफिनेटली उसको एड्रेस बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। छोटा बच्चा है, साफ लफ्जों में कुछ मांगता है बट नहीं कह पाता, बट मम्मा समझ जाती है कि वो क्या मांग रहा है, क्योंकि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का मामला है। तो मेरे ख्याल से यही ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पीकिंग में आप एरर करें विदाउट एनी फियर। आप जजमेंट से भी मत डरें, किसी की जजमेंट से कि भाई कौन क्या कहेगा, बस आप बोलते रहें। आपके अकॉर्डिंग एक अच्छे टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छे टीचर के अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि मैं सिर्फ बुक्स पढ़ाना या नोट्स बनवा देना काफ़ी नहीं है। अच्छे टीचर मेरी नज़र में वो है जो तकरीबन हर बच्चे के बारे में एक सेल्फ स्टडी करे, उसको समझे कि मैं अपने इस टॉपिक को अपने स्टूडेंट के, वीक स्टूडेंट के लेवल पर जाकर एक्सप्लेन करूं कि मुझे उस बच्चे के बारे में जानना है। सपोज दैट अगर एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो सिर्फ ये नहीं कि यार उसको पीट दिया, डांट दिया। ज़रूरी ये है कि हम उसका रीज़न जाने, क्या रीज़न है उसने होमवर्क नहीं किया। मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि अगर एक बच्चा एग्ज़ाम में कॉपी कर रहा है तो मेरी नज़र में वो बच्चा फेल नहीं है, टीचर भी फेल है। इसलिए कि यार इसका मतलब मेरा जो लेक्चर है, मेरा टॉपिक है, वो उसके लिए अप्रोचेबल नहीं है, वो वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा, इसीलिए उसको एक चीटिंग करने की नौबत आई है।
तो मेरे ख्याल से मैं बेस्ट टीचर वो है जो बच्चों को समझ कर उनके माइंड के लेवल और उनके स्तर पे जाकर उनको टीचिंग हर चीज़ को एक्सप्लेन करे, कभी कभी फ्रेंडली कभी कभी स्ट्रिक होकर उनके साथ रोल प्ले करें। तो आई थिंक ये एक टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं बट उनमें से एक ही क्वालिटी मेरी नज़र। मतलब ऐसा ना हो कि टीचर अपनी ही चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर थोपे कि इस तरह से ही सीखनी है। बिल्कुल, यहाँ तक कि टीचर को भी ख्याल रखना चाहिए कि मुझे किस तरह से सिखाना है इसको। बिल्कुल। हर एक स्टूडेंट को अलग अलग। बच्चे को रट्टा मार ना बनाए, उसको बोले क्या है ये चीज़ प्रैक्टिकली भी करे, आप उसको प्रैक्टिकली सिखाए तो वो देखना इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीखेगा, कैच करेगा बहुत जल्दी। जैसे कि टीचर की क्वालिटी, हर एक टीचर की क्वालिटी पढ़ाने की अलग होती है, डिफरेंट, इसी तरह स्टूडेंट की समझने की क्वालिटी भी अलग बिल्कुल अलग होती है। एक घर में 3-4 भाई बहन हैं, वो सब एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो एक क्लासरूम में 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंड सेट माइंड लेवल अलग अलग है, तो हमें उसी लेवल पे जाके समझाना है। हमें सिर्फ ऐसा ना हो कि अपनी क्लास में बहुत अच्छे बच्चे जो ज़रा से इशारे में समझ जाते हैं उन्हीं पर फोकस करके हम एक्सप्लेन कर रहे चीज़ों को, नहीं, बल्कि अपने क्लास की वीक से वीक स्टूडेंट के लेवल पे जाकर उसको हम मुखातब करके अपनी टॉपिक को एक्सप्लेन करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे बहुत अच्छे समझ रहे, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उन पे कंप्लीट फोकस कर रखा, और जो बेचारे चाहते हैं कि हमारे पर फोकस किया जाए या अगर उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो वो पहले से बेटर कर सकते हैं, बिल्कुल बेटर कर सकते हैं, तो उन पर फोकस नहीं किया जा रहा। तो वो ना हो कि वो बोलते हैं ना एक शायर के कि जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जो पी ना सके उन्हें दम बदम, मेरे साकिया तेरे मैं कदे का निज़ाम है या मजाक। तो बच्चों को ये भी सिखाए कि बेटा आप जीत रहे, मतलब जीत का मतलब ये नहीं यू कम ऑलवेज फर्स्ट, जीत का मतलब ये है कि यू आर डूइंग बेटर देन यू हैव डन यस्टरडे। जो आपने कल कर चुके हैं ना, उससे आपने बेटर आज किया तो आप आज जीत गए। तो उसको ये फील कराए, उसको रियलाइज कराए कि आप भी बेटर कर सकते हैं। बहुत सारी क्वालिटी होती है अच्छे टीचर्स की। एक इंग्लिश स्पीकर टीचर के साथ साथ आप माशाल्लाह एक अच्छे शायर भी हैं। मतलब बात के लिहाज से आप शायर भी पढ़ देते हैं। जज़ाकल्लाह। शायर नहीं, बस शौक है मुझे, शायरी पढ़ने का शौक है। एज अ टीचर आज की जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे बेटर क्वालिटी क्या नज़र आती है स्टूडेंट्स के अंदर आज के दौर में? जो सबसे बेस्ट मुझे बच्चों के अंदर क्वालिटी लगती है कि बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं, जबकि कुछ खामियां भी हैं पहले स्टूडेंट्स के मुकाबले में, बट ये मुझे कि अप्रोच बहुत जल्दी है बच्चों के अंदर, किसी चीज़ को बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। और उसकी वजह है कि आजकल हमारे जो माइंड सेट है, जो सोशल मीडिया है, उसने बहुत तेज़ कर दिया माइंड को। हम जल्दी से एकदम चीज़ें लेना चाहते हैं। कुरान में बया वकान इंसान अजूला, इंसान को जल्दबाज पैदा किया गया, वो हर चीज़ का रिजल्ट जल्दी चाहता है। वो सुबह में दुआ करे, शाम तो सोचेगा दुआ कबूल क्यों नहीं। तो हमें वो स्टूडेंट के अंदर वो क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़, आज के जो टीचर है, आज जो इतना आसान नहीं है, मैं जुनेद भाई बोलूँगा, आज के दौर में टीचिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और एक एतबार से आसान भी है। आसान मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स हैं टीचिंग को लेकर, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बट सेम टूल्स ये स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। बच्चे क्रॉस चेक करते हैं जाके घर, क्या पढ़ाया सर ने आज हमें, इस लेवल तक। तो अगर बच्चों ने देख लेना यार ये सर हमें तो AI से ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हैं, या सेम वही चीज़ें जो हमें गूगल पे मिली, तो बच्चों के दिल में वो वक़्त ख़त्म हो जाती है। इसलिए आज के दौर में ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत जल्दी एज कम हो गई बच्चों की, लेकिन स्मार्टनेस बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो ये क्वालिटी मुझे बच्चों के अंदर बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह, कि बच्चे अप्रोच बहुत जल्दी कर लेते हैं चीज़ों को लेने के लिए। तो इसका मेन मतलब जल्दी कनेक्ट करने का जो रीज़न है, आपको क्या लगता है? आई थिंक सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल है इसका। सोशल मीडिया में हर 10 सेकंड में हमारे माइंड में हर 10 सेकंड में एक अलग रील आ रही है, एक अलग शॉर्ट वीडियो आ रही है, जिसकी हर रील का एक टॉपिक अलग हो सकता है। शायद एक एंटरटेनमेंट वीडियो है, एक सैड वीडियो है, एक कोई न्यूज़ है, कोई कंट्रोवर्सी की वीडियो है। मतलब एवरी 15 सेकंड हमारे माइंड में एक डोपामिन रिलीज हो रहा है, डिफरेंट किसी चीज़ को लेकर। अभी हम सैड हैं, थोड़ी देर में बहुत खुश हो गए, अभी हंस रहे, बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो गए। ये सब चीज़ें एक तैयार किया है सोशल मीडिया ने। ये सब चीज़ें हमने आज के दौर में, यकीन माने, ये एक फितना भी है बहुत बड़ा, बट ये टूल भी है सीखने का टूल। दो धारी तलवार है सोशल मीडिया।
अगर एक अगर- बच्चा चाहे जी तो 15 सेकंड्स में 30 सेकंड्स में बहुत कुछ सीख बहुत भी कुछ सकता सीख है सकता और बहुत कुछ खराब भी कर सकता यकीन बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ अपने आप को बर्बाद भी कर है, सकता बर्बाद भी कर सकता है। है। सोशल मीडिया मैं बोलूँगा एक ओशियन, एक समुंदर की तरह है, जिसमें बहुत सारे जहरीले जानवर भी हैं और उसी समुंदर में नीचे बहुत कीमती मोती हीरे जवाहरात भी हैं। बस फ़र्क ये है कि ये जहरीले जानवर ऊपर ही मिलेंगे आपको और कीमती जवाहरात ढूंढने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी, आपको डुबकी लगानी, सर्च करना पड़ेगा, सर्च करना। मिलेगी इंशाल्लाह। फ्रंट पे वो चीज़ें मिलेगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके एम्बिशन से। और जो एक बच्चा डीपली जाए जी सोशल मीडिया पर सर्च करे, उनको खुद सीखे या उनमें भी पेरेंट्स या टीचर का रोल रहता है। बिल्कुल, कि अगर हम मैं बोलूँगा देखो आज के दौर में ना हम कितना ही बच्चों को मोटिवेट कर ले, समझा ले कि बेटा मोबाइल का यूज़ नहीं करना, मोबाइल का यूज़ नहीं करना, आप कितना ही समझा ले, मैं कितना ही एक्सप्लेन कर लूँ, कितना ही नुकसान बता लूँ, मुझे खुद मालूम है कुर्सी छोड़ते मुझे मालूम है बच्चे नहीं करने वाले इस चीज़ को। तो आज के दौर में हमें क्या करना, हमें उनसे मोबाइल छुड़वाना नहीं है, छोड़ भी नहीं सकते, हमें उनका यूज़ बदलवा देना है यूज बदलवा कि आप इसको सही तरीके से यूज़ करें, जो सही तरीका है उसको इंटरेस्टिंग बना देता उसको इंटरेस्टिंग बना दो। बस आप बच्चे खुद ब खुद मोटिवेट होंगे इंशाल्लाह, खुद ब खुद अच्छे से उसका मिसयूज़ की बजाय उसको आप इतना काम दे दो बच्चे मिसयूज़ कर ही ना पाए, आप उसको ऐसी चीज़ें बता दो तो उसी से बहुत कुछ सीख सकता है बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। आज के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है आपको? कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस या कुछ और? कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस तो पहले बच्चों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज के जो मेन प्रॉब्लम है वो है कंसिस्टेंसी। और हमारे माइंड में कंसिस्टेंसी नहीं रही, यानी किसी भी काम को लेकर फोकस तो कर लेंगे बट फोकस विद कंसिस्टेंसी इज कंपलसरी। तो किसी भी चीज़ को लेकर लॉन्ग टाइम के लिए हम उस चीज़ पर कायम नहीं रहते, आज कर लिया कल कर लिया वो छोड़ देंगे, कंसिस्टेंसी। और उसका मेन रीज़न मैंने वही बताया, रील्स। अगर एक रील 15 सेकंड की है, अगली रील 30 सेकंड की नहीं देखेंगे, वो जल्दबाजी हमारे माइंड में आ गई। लॉन्ग वीडियो में आप देखना, लॉन्ग वीडियो नहीं देखते आजकल बच्चे भी यूट्यूब पर, जबकि हमें शुरू में यूट्यूब बहुत डेंजर लगा बच्चों के लिए, बट अब लगता है कि इज फार बेटर, यूट्यूब इज फार बेटर देन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत बेटर है क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बट वहाँ पर भी आप देखना यूट्यूब पे वीडियोस नहीं, आप एक वीडियो देखेंगे तो आप उसके रिकमेंडेड वीडियो नीचे आती रहेंगी, बिल्कुल आती रहेंगी उसी तरह की, उसी सेम पैटर्न पर। बिल्कुल, एक बच्चों को एक ऐसा एडिक्शन लगा दिया कि एक वीडियो कंप्लीट नहीं हुई दूसरी वीडियो का पॉपअप आना स्टार्ट हो जाता है कि आप ये वीडियो देखें। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रही। 15-20 मिनट की वीडियो नहीं देखते लोग, 15 सेकंड की वीडियो देखना चाहते हैं। आज का दौर नहीं है, आज आपने देखा जलसे वगैरह होते हैं मदारिस में, 1 घंटे का बयान नहीं सुनते वो लोग। फोकस कम हो गया सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। तो आज के दौर में बच्चों के अंदर फोकस और कंसिस्टेंसी की कमी है सबसे ज़्यादा। अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना हो तो टीचर को क्या करना चाहिए उसको इंटरेस्ट लाने के लिए, ताकि वो बच्चा अच्छे से पढ़ सके? अगर बच्चा किसी पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है तो आई थिंक हमें अपने टीचिंग मेथड को प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। हम उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखाएं। देखो, इंटरेस्ट ना होने का रीज़न ये है, एक तो ये कि उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है बिल्कुल, तब तो आप चाहे कितना ही इंटरेस्ट पैदा करते हैं उसको नहीं करना। देखो, अगर हम किसी दुकान पे शॉप पे गए और मुझे कोई चीज़ खरीदनी ही नहीं है तो मुझे वो उस चीज़ के कितने नुकसान कितने फ़ायदे बताए, ये इतनी सस्ती है, ये इस पे ये ऑफ़र है, ये इसमें यूज़फुल है, मुझे नहीं ख़रीदनी। लेकिन अगर मुझे ख़रीदनी है बट मैं सिर्फ उसके बारे में जानना चाहता हूँ और या मुझे थोड़ी बोरिंग लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे वो ज़रूरी है कि वो सेल्समैन अपनी उस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में मुझे एक्सप्लेन करे, मुझे बताए, उसके बेनिफिट्स बताए, उसके एडवांटेज बताए, डिसएडवांटेज बताए। तो मुझे अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। रट्टा मारना पढ़ा के उसको थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ाएं, इंशाल्लाह उसके अंदर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे हम किसी वीक स्टूडेंट को, अगर मैं जाता हूँ कि यार मेरा एक स्टूडेंट ऐसा है कि वो एक भी क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ उसका हैंड रेज नहीं होता, कभी नहीं जवाब देता बेचारा, वो शायद अपने आप को थोड़ा डरा हुआ महसूस करता है, एक बच्चे के नाम भी नहीं बता पाता अपना, तो उसको बुलाओ अलग से, उसको एक क्वेश्चन दो, उसका आंसर भी बताओ, बेटा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है,
कल मैं जब क्लास में आपसे पूछूं किसी से भी और कोई जवाब ना दे, तो चूंकि आपको पहले ही बताया जा चुका, आप इसका जवाब देना। अब वो बच्चा अगले दिन जब सवाल किया गया, अब चूंकि वो सवाल ऐसा था वो किसी को नहीं मालूम था, और जब उस सवाल के जवाब के लिए उस बच्चे ने अपना हाथ उठाया तो पूरी क्लास हंस रही। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पाता, ये वाला क्वेश्चन कैसे आंसर कर सकता है ये। तो फिर उसने जब आंसर दिया और सबने क्लैप करी, तो उसने अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील किया, यार मैं बहुत कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ। तो हम इस तरीके से धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ एक चैप्टर है भोली करके, भोली, उसमें यही था कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा फंबल करती थी बोलते हुए, नाम भी नहीं बता पाती थी, बट उसको एक ऐसा एक टीचर नहीं, एक मेंटोर मिला, एक गाइड उसको अच्छे से किया, उसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। वो एक मोरल ऑफ द स्टोरी है उसकी। तो अगर हम यकीन माने बच्चों को उसके लेवल पे जाके अप्रोच उसको करें और थोड़ा सा भी उसका माइंड सेट है कि हाँ मुझे पढ़ना है, उसके अंदर आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। आजकल पेरेंट्स क्या देखते हैं, मार्क्स को ही सक्सेस का मंत्र मानते हैं जी। कि अगर मार्क्स अच्छे हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटी है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जुनेद भाई, मार्क्स हमारे उस 2.5 घंटे की रिपोर्ट है जो हमने एग्जाम में लिखा बैठ के। पूरी लाइफ को जज नहीं कर सकते हैं मार्क्स से। सपोज दैट पूरे 10 चैप्टर में से मैंने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, और बाई चांस वो 2 चैप्टर से ही मेरे अधिकतर क्वेश्चंस आ गए और 80% में मार्क्स ले आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर 80% की एबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि मेरे जो मार्क्स आए वो सिर्फ उस 2.5 घंटे को जज कर रहे हैं जो मैंने एग्जाम में बैठ के लिखे। तो यकीन मानना आप, मार्क्स मैटर ही नहीं करते। एक छोटा सा प्रोग्रेस, एक रिपोर्ट कार्ड हमारा करियर नहीं बना सकता। योर डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, रियल एजुकेशन इज सीन इन आवर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में दिखती है, हमारे अंदर स्किल्स होना चाहिए, हमारे अंदर एथिक वैल्यूज होनी चाहिए, हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल बात करने और सुनने और कहने की वो सलाहियत होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये यकीन माना मार्क्स से नहीं, स्किल्स और अपने अंदर क्वालिटी पैदा करने से ही आएगा। जबकि अगर हमारे अंदर क्वालिटी आई, स्किल्स आई, तो मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। बट वी हैव टू फोकस ऑन स्किल, नॉट अचीव अ गुड मार्क्स। आप इंग्लिश टीचर होने के साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, तो माशाल्लाह शुक्र आपकी दुआ है। तो एक इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को आप किस तरह से देखते हैं? दोनों में बैलेंस कैसे करते हैं? किस तरह का बैलेंस देखते हैं दोनों के अंदर? देखो, इस्लामिक एजुकेशन ने हमें अखलाकी, मजहबी और इंसानियत सिखाई है, एथिक वैल्यूज सिखाई है, हमारे अंदर तहजीब सिखाई है इस्लामी तालीम ने। और इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन ने हमें दुनिया में रहना सिखाया है, क्योंकि हम तो एक दुनिया और आखिरत दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे दोनों में हमें भुगतना है, आगे चल के हमें आखिरत में जाना है, तो उसकी प्रिपरेशन हमें दीनी तालीम के ज़रिए करनी है। और दुनिया में रहने के लिए हमें एक पंख की ज़रूरत है, उड़ने की ज़रूरत, तो वो हमें मॉडर्न एजुकेशन ने दिया। तो अगर मैं एथिक्स और वैल्यूज़ की बात करूँ तो वो दीनी तालीम ने, और अगर स्किल और पंख की बात करूँ तो वो मॉडर्न एजुकेशन ने मुझे दिया। तो दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। तो आजकल स्टूडेंट्स को इस्लामिक एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन देना क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है? ताकि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ आए, अखलाकी फरीज़ा आए, माँ बाप की खिदमत, वो जज्बा के बड़ों का अदब, छोटों पे शफ़क़त, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, वो सब चीज़ें दीनी तालीम से आए। मैं आप कुछ भी बने, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बट एक अच्छे मुस्लिम बने। पहले हम अपने आप को दीनदार बनाएं। हमें सिर्फ मौलवी, हाफिज़, मुहद्दिस इनकी ज़रूरत है, यकीनन है, लेकिन सिर्फ नहीं, हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए जो ब्लड टेस्ट के नाम पे लोगों का खून न चूसें। हमें ऐसे सेल्समैन की ज़रूरत है जो उस चीज़ की कमी ना बताकर, सिर्फ एडवांटेज बताकर चीज़ें हम किसी पे थोप दें। हमें एक सब्जी वाला भी चाहिए, तो वो भी ईमानदार चाहिए। तो इन सब जगहों पर ईमानदारी और सेंस, सिविक सेंस और मॉरल वैल्यूज़ वो ऐड करता है हमारा दीनी इस्लामी एजुकेशन।
तो मॉडर्न एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है उसमें? मॉडर्न एजुकेशन इसलिए कि दुनिया के अंदर आज हमें रहना है और हमें एक प्रोग्रेस चाहिए, हमें एक तरक्की चाहिए। चूँकि जाहिर सी बात है दुनिया में रहना है तो वो तमाम ज़रा इख्तियार करने पड़ेंगे जिसमें हम दुनिया के अंदर अपने आप को डोमिनेट कर सकें। जैसे कि आपने पिछले आंसर में कहा है। जी बिल्कुल, तो उसके लिए मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है। आज आप हमारे आइडियल मुफ्ती शमाइल साहब नदवी हैं, बिल्कुल। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके इल्म में आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दोनों तालीम हासिल की। तो आज वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनके पास वो पावर है, उनके पास वो कम्युनिकेशन मीडियम है इंग्लिश, उनके पास नॉलेज है। दैट्स वाई ही इज़ एबल टू डू दिस। वो कर पा रहे हैं आज। तो जैसे कि उस डिबेट में वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे माशाल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके नज़रिए को, जैसे कि उन्होंने गॉड एग्जिस्ट के नज़रिए को जिस तरह से बयान किया, जी। उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना सक्सेसफुल उनको मानते हैं उस चीज़ में जैसे उन्होंने उसको बयान किया? देखो, गॉड एग्जिस्ट हमारे लिए तो सवाल भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है। अल्लाह ताला के वजूद के बिना कोई चीज़ दुनिया में, आप यूँ समझ लीजिए, छोटी से छोटी चीज़ जो क्रिएटेड है वो विदाउट क्रिएटर कैसे आ गई? उसका कोई ना कोई तो क्रिएटर है ना, अपने आप कोई चीज़ नहीं होती। तो वो तो हमारे लिए टॉपिक उनके लिए था, हम तो यकीन माने एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा उन्होंने उस डिबेट में डोमिनेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद अख्तर साहब के पास कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल एविडेंस या प्रूफ या कोई भी उनकी बात में लॉजिक नहीं था, ये विदाउट लॉजिक बात कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत सनद के साथ कुरान और हदीस की दलील, चूँकि वो तो मानते ही नहीं कुरान हदीस को, लेकिन लॉजिकली उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब माशाल्लाह टीचिंग करते हैं, इंग्लिश टीचर हैं, तो जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन और वैल्यूज़ के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन भी दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखो, आज के दौर में एक इर्तिदाद का दौर है आज का। तो आज के दौर में हमें स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ पर वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामी तालीम भी सीख सके, हासिल कर सके, ताकि एक हाथ में उनके कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान करीम हो। उनके अंदर वो अखलाक, वो तहजीब उनके अंदर पैदा हो। और इसके लिए या तो हमारे यहाँ मदारिस हैं जिनमें मॉडर्न एजुकेशन से किनारा कश करके सिर्फ दीनी तालीम पर फोकस होता है, या हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पर सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन पर ही फोकस होता है। तो ऐसे में हमें एक बीच का रास्ता इख्तियार करना था, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर बच्चे दोनों तालीम आला पैमाने पर हासिल करें। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चचा हैं उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद आलम साहब कासमी, उन्होंने एक स्कूल, एक ऐसा स्टेप लिया, कई जगह से ट्रेनिंग ली, मशवरे किए, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, फ़ीस को लेकर, स्टूडेंट के स्ट्रेंथ को लेकर, क्वालिफाइड टीचर्स को लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी मेहनत रंग लाई, फल मिला, और उस स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 500 स्टूडेंट्स वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इलाक़े में एक अच्छा नामवर स्कूल है जो सिर्फ आप शायद आपने विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर। मैंने विज़िट भी किया और देखी वो काबिलियत देखी जी, इसके अंदर एबिलिटीज़ जज़ाकल्लाह। जिसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं। ये कारी साहब का खुलूस है, उनके अंदर हमेशा से बच्चों को लेकर एक इखलास था, क्या मैं बच्चों को कुछ दे सकूं, कम फीस में आला तालीम उनको प्रोवाइड करा सकें। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत अच्छा स्टाफ उनका साथ उनको दिया। तो बहुत हार्ड बोलते हैं ना, दिल से मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हार्ड, और उन्होंने वो रिज़ल्ट दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे स्कूल में कभी भी तशरीफ़ लाइए तो इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर में बहुत अच्छे नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं वहाँ से इंशाल्लाह। तो वो रीज़न यही था ताकि बच्चे एक जगह दोनों चीज़ें हासिल कर सकें। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या दिखता है आपको? बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही दिखा। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और इस मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके अंदर एक इस्लामिक वैल्यूज़ पैदा हो रही है। अगर हम सिर्फ अपने बच्चों को मदरसे में, या मैं सिर्फ एक बच्चा सिर्फ मदरसे में जाता है, बहुत अच्छी बात है, मदरसे में इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अड्डा है,
यकीन माने वहीं से इस्लाम पनप रहा है। लेकिन अगर सिर्फ मदरसे में जाता है बच्चा, तो इस दुनिया में रहने के लिए जो उसको मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है, उससे वो किनाराकश हो जाता है, उससे वो कोरा हो जाता है। और अगर सिर्फ स्कूल में जाता है तो शायद मॉडर्न एजुकेशन करके दुनिया में तो कामयाब हो जाए, लेकिन उखरवी जो उसकी एक लामहदूद ज़िंदगी है, मरने के बाद की ज़िंदगी, उसमें वो नाकाम रहता है। तो उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने के लिए एक स्कूल कायम किया गया, जिसका नाम भी फलाह दारेन रखा गया। जी, फलाह दारेन मॉडर्न स्कूल। फलाह दारिन की मीनिंग क्या है? दोनों जहां की कामयाबी, दुनिया और आखिरत, दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर, दोनों जहां में वो बच्चा कामयाब होगा। अगर आपको आज के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा चेंज करने का कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो सबसे पहले आप क्या चेंज करना चाहेंगे? क्या चेंज देखना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम में? मैं सबसे ज़्यादा चेंज देखना चाहूँगा बच्चों पे रट्टा मार, सिर्फ रटने वाली तालीम के बजाय स्किल सिखाई जाए। प्रैक्टिकल एजुकेशन स्कूल के अंदर आनी चाहिए। हमें ज़्यादातर वो तालीम देनी चाहिए जो रियल लाइफ में उसको उसके काम आए। अगर एक बच्चा 10th 12th पास आउट करके वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या कुछ भी और भी काम करना चाहे, तो उसके एक हाथ में 12th की डिग्री हो और दूसरे हाथ में एक स्किल हो, ताकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा, तो वो अपनी इस 12th वाले की डिग्री उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। और अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि फिर दूसरी तरफ से कोरा हो, उसके हाथ में एक स्किल हो, उस स्किल पे काम करके अपना एक फ्यूचर बना सकता है, अपना करियर बना सकता है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन और स्किल्स में ज़रूर स्कूल के अंदर ऐड करना चाहूँगा। और बच्चों के अंदर जो मार्क्स को लेकर प्रेशर है, वो ख़त्म करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आपकी लाइफ का कोई डिफ़िकल्ट फेज या कोई फेल्योर ऐसा जो बाद में वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गया हो, कुछ बेनिफिट मिला हो उस चीज़ से? व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग, तो मैंने इंग्लिश शुरू की, सीखना शुरू की, पढ़ाना। उस वक्त मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि बच्चे बहुत क्वेश्चन करते थे। और फिर मैं स्कूल में एज एन एंकर भी माइक पे स्टेज पे बोलता था। बहुत शर्मिंदगी भी हुई, बहुत सी मरतबा मिस्टेक्स हुई, गलतियाँ हुई, लेकिन वही गलतियाँ फिर मुझे सीखने का ज़रिया बनी है। मैं उन गलतियों से सीखा, अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट ना करूँ और कुछ नया सीखूँ कुछ, तो वो फिर मेरे लिए एक वेपन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहीं ना कहीं हमारा फियर हमारे लिए एक हथियार का काम करता है, बशर्ते कि आप उस फियर पर ओवरकम आ जाए, आप उस पर काबू पा लें, ये मैटर करता है। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब। अगर कोई स्टूडेंट आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है जी, और वो इंग्लिश में वीक है, कॉन्फिडेंस उसका लो है, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उस स्टूडेंट का आप? सबसे पहले यही कहूँगा मैं कि अब बिल्कुल लो फील ना करें, बिल्कुल अपने आप को कमतर महसूस ना करें। इंग्लिश इज़ जस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज़ नॉट अ कंप्लीट स्किल। इंग्लिश अगर मुझसे आती है तो ज़रूरी नहीं मेरे पास स्किल भी बहुत है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन है, बहुत आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली सीख सकते हैं। जस्ट 30 मिनट अपनी इंग्लिश को डेली देकर आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बट आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है और नेवर गिव अप। आपको ये नहीं सोचना कि यार बस मुझसे नहीं होगा, यू कैन डू इफ़ यू वांट टू डू। तो जैसे कि आपने कहा डेली प्रैक्टिस, डेली वो 30 मिनट्स दे सकता है, 1 आवर दे सकता है, लेकिन एक कोर्स स्टार्ट किया जाता है ज़्यादातर कोचिंग्स के ज़रिए या कहीं भी या ऑनलाइन, 30 डेज़, 90 डेज, 75 डेज़। तो ये क्या स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? क्या इसमें पूरे तरीके से सीख सकता है कि स्टूडेंट? बेनिफिशियल तो हो सकता है, पूरे तरीके से नहीं सीख सकता, इसलिए कि कोई कोचिंग सेंटर, कोई टीचर इस चीज़ की गारंटी ही नहीं दे सकता जुनैद भाई कि मैं इस बच्चे को 30 दिन में परफेक्ट बना दूंगा। मैक्सिमम डेज कितने लगते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए? डिपेंड करता है कि बच्चा इंग्लिश सीखने में डेली कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर मैं एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और जिस सिर्फ 1 घंटा जो कोचिंग सेंटर को दे रहा हूँ, बस मैं उसी में प्रैक्टिस करता हूँ, उसी में रीडिंग करता हूँ, उसी में स्पीकिंग करता हूँ, उसके अलावा मैं बाहर सराउंडिंग जो मेरे आसपास के लोग हैं वहाँ पर मैं इंग्लिश वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा, तो यूँ समझ लीजिए मुझे सर्वाइवल इंग्लिश, नॉट फ्लुएंट, सर्वाइवल इंग्लिश सीखने के लिए भी सालों लग जाएंगे। एक स्टूडेंट से इंग्लिश आती है जी, थोड़ी बहुत आती है, ग्रामर भी आती है, तो उसको अपने
ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह Reading. बेहतर बना सकता है? रीडिंग। फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग। आप कोई इंग्लिश पॉडकास्ट या इंग्लिश वीडियो देखें विद सबटाइटल आप देख सकते हैं। फिर आप रीडिंग करें, और जब आप कोई रीड करें तो लाउडली करें, ताकि वो चीज़ आपकी ज़ुबान पर फ्लुएंसी आ जाए और आपकी ज़ुबान ट्रेन हो जाए, और आपके माइंड को वो एक सिग्नल मिल जाए, आप अलाउ करें कि यू कैन स्पीक एंड यू कैन डू इट। तो वो ज़रूरी है कि वो रीडिंग करे। अपनी फ्लुएंसी लाने के लिए रीडिंग इज मस्ट। स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, ये 3 हथियार है हमारे पास लैंग्वेज में परफेक्ट होने के लिए। तो हम काफ़ी लंबी लंबी बातें कर चुके हैं, अब थोड़ा रैपिड फायर पे आता है और राउंड है जो बस हम आपसे पूछेंगे 1 word क्वेश्चन एंड देन यू विल आंसर इन 1 word ओनली। तो सबसे पहला है इंग्लिश या हिंदी, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने? हिंदी फॉर हार्ट, इंग्लिश फॉर माइंड। ग्रामर या स्पीकिंग? 100% स्पीकिंग। बुक्स या इंटरनेट? बुक्स फॉर डेप्थ, इंटरनेट फॉर स्पीड। क्लासरूम या ऑनलाइन लर्निंग? डेफिनेटली क्लासरूम, क्योंकि वहाँ से कनेक्शन बनता है। स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर? फ्रेंडली बट विद सम बाउंड्रीज। माशाल्लाह। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? आई थिंक मॉर्निंग, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है मॉर्निंग स्टडी। मार्क्स या स्किल्स? स्किल्स। 1 word फॉर एजुकेशन? ट्रांसफॉर्मेशन। 1 word फॉर सक्सेस? सक्सेस मीन्स पीस ऑफ माइंड। एक क्वालिटी जो हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए? फोकस विद कंसिस्टेंसी। सो मौलाना शाहिद साहब, सर कह लो, मौलाना कह लो, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त हैं, हमारे भाई हैं बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस और ये वैल्यूएबल टिप्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। बहुत मैं ग्रेटफुल, थैंकफुल हूँ, और मैं अपने आप के बहुत एक्साइटेड था यहाँ के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके इस चैनल को खूब तरक्यात से नवाजें, और आपके इस माध्यम से बच्चों को, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। बस यही हमारा एक जरिया है सोशल मीडिया, जो हम लोगों तक पहुंचा सके, स्टूडेंट्स तक कुछ अच्छी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा सके। बच्चे यूज़ तो कर ही रहे हैं सोशल मीडिया, तो कम से कम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला कीप इट अप एंड टच वुड, आप लगे रहें इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको तरक्की से नवाजे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह। सो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट मौलाना शाहिद साहब के साथ। आई होप के इस कन्वर्सेशन से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ।